साउंड है क्लियर? आ रही ना? चलो करते हैं यार स्टार्ट, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे हम लोग कल? कल हमने डिस्कस कर लिया था, आपका थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था ना। M15, हाँ M15 M10 के बारे में डिस्कस किया था। करेक्टरिस्टिक, हाँ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। बाकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है सबको पता चली गया होगा, पहले से ही आती थी आप लोगों को तो ऑलरेडी। ठीक है, आज बेसिक ऑलमोस्ट निपटा देंगे, कल से WSM, ठीक है ना। कल क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, शायद सेम टाइमिंग कल नहीं रहेगी जितना मुझे लग रहा है, मैं बता दूंगा आपको क्लास की टाइमिंग जो भी रहेगी, ठीक है ना। आप लोगों के GS क्या चल रही है? 9 से 11, फिर 2 से 4। चलो ठीक है, क्या पता GS कल कम्प्लीटली पहले वाले सेशन में करवा के फिर बाद वाले सेशन में मैं ले लूँगा, तो ना मेरा कल काम है थोड़ा, तो देखते हैं क्या होता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को जो भी सीन होगा। मॉर्निंग में आने में इंटरेस्टेड हो 7 बजे? ठीक है, देख लेंगे, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जेई वालों को बुलाऊंगा। चलो ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट आपका कहाँ तक पहुंचे। प्रोबेबिलिटी अगला हेडिंग डालेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आज इसको कंप्लीट करना है फटाफट, ठीक है। जो भी बेसिक है, बाकी कंक्रीट का जो बेसिक है कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ, सर करा लेंगे, ठीक है। जो जो कंक्रीट के टेस्ट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें क्रीप श्रिंकेज कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपका पूरा हो जाएगा सीटी में, ठीक है। तो ओवरलैप नहीं करेंगे यहाँ पे जस्ट बेसिक यहाँ पे देखते हैं। तो हेडिंग डालेगा आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लिखी नहीं ना, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका नेक्स्ट है। ये जनरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है क्या, मैंने बताया था ना कल आपको कि 100 टेस्ट क्यूब्स को हम लोग लेते हैं 150 mm के, उनको 28 डेज में स्ट्रेंथ निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उन्हीं 100 क्यूब्स की आपकी एक कर्व निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी डाउनलोड कैलकुलेट होकर आती हैं, ठीक है, जो कि आपकी LSM में काफी यूज होंगी उनका, ठीक है, LSM में इनका यूज आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपका कर्व बनेगा किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के बीच में आपका कर्व बनेगा, ठीक है। यहाँ मैं वाई एक्सिस में कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कंसीडर कर रहा हूँ वाई एक्सिस में। इसी को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ओके। और एक्स एक्सिस में यहाँ पे बनेगा आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बीच में आपका कर्व बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो ये कर्व बन के आएगा, ठीक है, पूरा इंपेरिकल कर्व है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस कर्व को। ये कर्व आपका बन के आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये कर्व देखिए, शेप देखिए इस कर्व का कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे बन पाएगा तो ये आपका कर्व का शेप बना बना कुछ कर्व जैसा, ऊपर नीचे बन गया ना। ये मतलब एग्जैक्टली आपका सिमेट्रिकल बनेगा कर्व, बना लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इनिशियली, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पे सही कर लूंगा इसको, ठीक है। ये आपका कर्व बन के आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मली होता क्या है, इसको आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन के आएगा ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका होता क्या है, ऐसा कर्व होता है, अगर आप इसकी पीक से लाइन ड्रॉ करोगे ना, यहाँ से अगर इस पीक से अगर आपने लाइन ड्रॉ करी तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये कर्व आपका, इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब आपने 100 क्यूब्स को आपने वाई एक्सिस में रखा, उनकी स्ट्रेंथ को जब आपने एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया, तो एक कर्व बन के आया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है बोला मैंने आपसे, ऐसा कर्व जिसको अगर आप 20 से कट करोगे तो ये आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये आप कह सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। मेन चीज क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, हमारा काम क्या है यहाँ पे, देखिए एक चीज होती है आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ, सुना होगा आपने नाम टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इसका यूज कहाँ होता है? LSM में। WSM में कोई टारगेट नहीं होता है, ठीक है। WSM में मैक्सिमम क्या होता है, सेफ्टी, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर आपका कितना सेफ हो पाए। लेकिन कोई भी आपका LSM में अगर स्ट्रक्चर डिजाइन होगा तो आपका पर्टिकुलर टारगेट रिलायबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। यानी एक टारगेट है आपका, जैसे कहीं पे आपको 100 किलोन्यूटन की स्ट्रेंथ चाहिए, 200 की चाहिए, 300, 400, तो उसी के बेस पे आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कहाँ पे? LSM में, ठीक है। तो हमें वो टारगेट निकालना है कि किस टारगेट के लिए आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, ठीक है। और हम निकालेंगे वो इस कर्व की हेल्प से, जो कि आपने कोड ने स्पेसिफाई कर रखा है, वैल्यूज यहाँ पे देखिए। ये हो गया आपका टारगेट, ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो आपने ये सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, ये सेंटर की लाइन ही आपका टारगेट है, ठीक है। सेंटर की लाइन ही आपका टारगेट है, ये मैं लिख रहा हूं FM। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ ये है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये है। कोड ने क्या कंसीडर कर रखा है आपका, इनका एवरेज,
ये एवरेज ही तो है एफएम, ठीक है देखा जाए तो, ठीक है इनका एवरेज आप बोल सकते हो आप इनका हाफ में। तो उसने मैक्सिमम भी नहीं किया, मिनिमम भी नहीं किया, उसने क्या करा, बीच में से आपका लाइन ड्रॉ कर दी और उसी को बोला ये हमें टारगेट ड्रॉ करना है, इतना हमें टारगेट का स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो एफएम हमें ये वाली स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसीडर ये आपकी एफएम है, एफसीके है सॉरी, अगर ये आपकी एफसीके है तो एफसीके क्या होती है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली बात है 5% रिजल्ट आपके कम होंगे, यानी 5% रिजल्ट इसके लेफ्ट साइड होंगे, ये 5% वाला रीजन हो गया आपका, और 95% वाला रीजन क्या हो गया आपका, ये जो राइट साइड वाला रीजन है, ठीक है। और एफएम आपका हो गया यहाँ पे, ये हो गया एफएम, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं एफएम निकालिए, तो एफएम निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे आप, कोड ने एक वैल्यू आपको एक दे रखी है, उसने बोला कि एफसीके और एफएम के बीच की जो डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी है 5% वाले केस में, बहुत से परसेंटेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, आपको सिर्फ 5% के लिए पढ़ना है। 5% वाले केस में जो ये वैल्यू होती है, जो डिफरेंस होता है यहाँ पे, दैट इज 1.65 ऑफ सिग्मा, ये डिफरेंस होता है आपका 1.65 ऑफ सिग्मा। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ मुझे निकाल के बताइए, टारगेट मीन स्ट्रेंथ जिसके लिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, तो ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपकी एफएम कितनी निकल के आएगी आपकी, एफएम ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये हो गया आपका एफसीके प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफसीके प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा, ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इतने टारगेट के लिए आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर के लिए टारगेट को आपको डिजाइन करना है, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज होती है आपकी एवरेज स्ट्रेंथ। अभी आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पढ़ोगे इसके बाद कि जो आपके 100 रिजल्ट्स हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। जब उसके लिए क्राइटेरिया पढ़ोगे तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एवरेज स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो एवरेज जो कोड ने हमें स्पेसिफाई किया कि एवरेज आपको कंसीडर कहां पे करना है, एवरेज आप कंसीडर करिए एफसीके और एफएम के बीच में, ठीक है। आप क्या करिए, एफसीके और एफएम का एवरेज ले लीजिए, लेट अस कंसीडर ये आपका बीच में आया, यहाँ पे बीच में आया, इसको आप कंसीडर कर दीजिए एफ एवरेज, दैट इज एफ एवरेज, ठीक है। और अगर आप एफ एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये वाला टर्म कितना आएगा आपका, ये वाला कितना आएगा 1.65 सिग्मा बाई 2 है ना, आपने हाफ में जस्ट सेंटर में ले रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 0.825 सिग्मा, 0.825 ऑफ सिग्मा आपका आ गया ये वाला टर्म। अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज स्ट्रेंथ निकालिए, एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ तो निकाल पाओगे आप इजिली। क्या हो गया आपका एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, एफ एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एफ सी के प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एफ सी के प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा, ठीक है। ये दो स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल के आई, जहां पे ये सिग्मा आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कंसीडर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कंसीडर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू आपकी M10 और M25 के लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, M10 और M25 यस 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी वैल्यू कोड में स्पेसिफाई आपको। उसके बाद 20 कहां से 30 से 35 ना, M10 से 15 है, सॉरी गलत कर दिया ये, M10 से 15 फिर 20 से 25 ना, उसके बाद 20 से 25, मेरे को टेबल याद ही नहीं रहती, पता नहीं जितनी बार पढ़ा दिया, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उसके बाद M30 एंड अबव ना, M30 एंड अबव, अबव ये वैल्यू होती है आपकी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्टली आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यूज थोड़ा ध्यान रखना है, मेरे को तो टेबल याद होती नहीं है, आया एग्जाम में, कितने एग्जाम में मेरा ये गलत जो हो गया एग्जाम, ठीक है, देखना है। M10 से M25 आपका हो गया 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 से 25 4 न्यूटन, 30 से अबव आपका हो गया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो सबको आता ही है, ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स वायर का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 ना, वो फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, निकला कैसे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट में आपका वहां से क्वेश्चन पूछता है उससे, तो गेट में उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो, यहाँ पे नहीं पूछेगा सिग्मा से आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जस्ट बताना कि सिग्मा यहाँ पे इन्होंने यूज क्यों कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे सिग्मा है क्या, सिग्मा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आप प्रोपोजंस का कितना डेविएशन अलाउ कर सकते हो, यही सिग्मा को, यही आपका यहाँ पे सिग्मा शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कहीं पे आपको सीमेंट आपको क्या करना है 20% प्रोवाइड करना है, तो 20% में से आप कितना वेरिएशन आप दे सकते हो, ठीक है, 20% में से 25 तक गए या 15 तक आए, जो वेरिएशन आपका शो करेगा ये आपका शो करेगा कौन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑब्वियसली बात है अगर मटेरियल का वेरिएशन ज्यादा होगा तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी,
ज्यादा होगी, कम होगी ना। अगर मटेरियल ज्यादा डेविएट होगा तो स्ट्रेंथ आपकी कम निकल के आएगी। तो सिग्मा आपका यूज करने का यही रीजन है कि आपका ये सिग्मा शो करता है यहाँ पे मटेरियल का डेविएशन, ठीक है ना। जो प्रोपोजन आप लोग यूज कर रहे हो उन प्रोपोजन का डेविएशन शो करेगा आपका ये सिग्मा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको फटाफट बनाइए फटाफट। ठीक है, वैल्यू सारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही आएंगी यहाँ पे। टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी आपकी आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका हो गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से जो स्ट्रेंथ आपको कंसीडर करनी है दैट इज अगेन आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यानी सिग्मा लेके इन्होंने करा क्या, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दे दी, और अगर आपका मटेरियल में थोड़ा सा अगर डेविएशन अगर करता भी है तब भी आपका वो कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है सिग्मा की। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे सिग्मा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये इंपॉर्टेंट कर्व है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। आज स्टिल कंप्लीट, कल से तुम्हारा भी टाइम देख लेंगे, कल या मंडे से, ठीक है ना। टाइमिंग इंक्रीज करेंगे कि 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं निकलना इसमें। लॉन्ग टर्म अगर 3 घंटे की क्लास हो, 2.5 घंटे की क्लास हो, तो साथ में निकलेगा अच्छा टॉपिक ना पूरा। टाइमिंग बढ़ा देंगे इसके उसके बाद। तब से आपके कुछ दिनों बाद से आप सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले हैं, टेक्निकल बढ़ जाएगी। ठीक है, शायद सॉइल ऑयल भी स्टार्ट हो या कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट। रिवीजन हो पा रहा नहीं हो रहा घर में? रिवीजन हो रहा है? क्वेश्चन वोश्चन लगा रहे हो प्रीवियस ईयर के? प्रीवियस ईयर यूकेपीएससी मिले कहीं से क्वेश्चन तुम लोग को, या मिले होंगे ना? क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के पास या कहीं मार्केट से अवेलेबल होगा? कहाँ से लिया आपने? ऑनलाइन? हाँ, कौन सी नाम? यूथ कंपटीशन, अच्छा उत्तराखंड की है क्या पर्टिकुलर? अच्छा, यूथ कंपटीशन नाम से है। ओके, उसमें सारे स्टेट्स के ए के क्वेश्चन हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी है? आप लोगों ने कहाँ से, मार्केट से उठाई? ठीक है, सही है, उसको लगा लो पूरे क्वेश्चन ना, सारे सारे जितने आ रखे हैं। बाकी कोशिश करना अगर टाइम मिलेगा तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन लगाने मत छोड़ना, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम में आओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में तो क्या होगे, पेपर थोड़ा सा लेवल ऊपर करेगा तो फिर दिक्कत आती है ना। तो पेपर अगर ऊपर लेवल आ गया तब भी आप कर लोगे इजीली, अगर वहां से क्वेश्चन लगा रखे तो आपने गेट तक मत जाना, इंजीनियरिंग सर्विसेज लगा लेना आप लोग। आप दोनों का पर्टिकुलर आपका क्या है, जेई वाले हो ना आप लोग, और यूकेपीएससी में बैठ रहे हो आप लोग। ओके, तो आरसीसी आप लोग ना बीम की स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट टाइम से भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एलएसएम तक पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपका पूरा क्लासरूम कोर्स है ना, तो वहाँ पे चीज़ें एकदम कन्वेंशनल अप्रोच भी जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ये, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कन्वेंशनल चीज़ें नहीं कराई जाएंगी ना, तो आप वहाँ पे भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो आरसीसी, क्योंकि एलएसएम और डब्ल्यूएसएम कंप्लीट हो गया है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट करके वहाँ पे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, तो आपका सब्जेक्ट दोबारा बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आरसीसी फिर आपको फिर बाद में वेट करना पड़ेगा कभी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देख लेना आप लोग अगर टाइमिंग का बैठता है तो सही। हो गया ना ये? लिख दियो। यस, हाँ, तो प्रपोजन को कितना वेरी, आप देखो आपने क्या करा, प्रपोजन आपने कुछ वेरी कर दिया। ऑब्वियसली बात है, एक चीज क्या होती है, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला कितना वेरी कर सकते हो। होता क्या है कि अगर कहीं कहीं पे आप कोई कंक्रीट बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
तो ऑब्वियसली बात है, इंसान परफेक्ट थोड़ी ना कुछ तो डेविएशन आ सकता है ना। आप कहीं पे सीमेंट आपने जैसे किससे आप एकदम मेजर करके तो डालते नहीं हो, ठीक है ना, तो प्रोपोजन आपके अपने आप ही ऊपर नीचे होंगे। तो इस वजह से उन्होंने स्ट्रेंथ ऑलरेडी कंसीडर कर ली कि भाई ये प्रोपोजन अगर ऊपर नीचे होएगा तो ये स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेंथ उन्होंने इंक्रीज कर दी, सिंपल सी बात है। तो अब डेविएशन भी अगर अकर कर गया तब भी आपका स्ट्रेंथ आपको सफिशिएंट मिल जाएगी जो आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये चीज़ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। हाँ प्लस ही रहेगा हमेशा, स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ आपको ऐड ही करनी पड़ेगी, घटा नहीं सकते हो ना आप स्ट्रेंथ, ठीक है। ज़्यादा अगर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कम नहीं आनी चाहिए स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और कंक्रीट, यानी जो आपने 100 कंक्रीट के क्यूब्स आपने टेस्ट करे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ आपको मिलके आ रखी है, वो आपकी स्ट्रेंथ सही है या गलत है, यहां से हम चेक करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से। और ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव भी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। गेट ईएससी में तो क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछे गए हैं, गेट में भी 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन इससे उठा के दे रखे उन्होंने पिछले वाले क्वेश्चन में। तो क्या पता आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है और लेकिन बच्चे छोड़ते हैं कई एग्जाम के पर्सपेक्टिव को, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पहला अगर आप M15 कंक्रीट यूज कर रहे हो या उससे कम की कंक्रीट यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप M15 कंक्रीट यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और M20 या उससे ज्यादा की कंक्रीट यूज करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सबसे पहला आपको क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि कंक्रीट के जो टेस्ट आपके आ रखे हैं वो सही है या गलत है, उसके लिए पहला स्टेप आपको निकालना है, सबसे पहले एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है, एफ एवरेज, ठीक है, एफ एवरेज कैलकुलेट करना है। और ये एफ एवरेज आपका ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ, एक काम करो रुको मैं इसको पूरा करके लिखता हूँ तो दूसरे वाले में कर दूंगा, एक सेकंड रुको, यहां पे लिखूंगा मैं एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ऑल क्यूब्स। पहला आपका करना है एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ऑल क्यूब्स, यस ठीक है, ऑल क्यूब्स। जब आप एवरेज स्ट्रेंथ निकालोगे सारी क्यूब्स की तो ये हम लोग शो करेंगे एफ एवरेज से, ठीक है, एफ एवरेज। और ये एफ एवरेज आपका ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना, मैक्सिमम ऑफ FCK प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा प्लस FCK प्लस 3, और ठीक है, और FCK प्लस 3। तो हुआ क्या, देखो पहला आपको चेक करना है एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी क्यूब की, ये एफ एवरेज है आपका मीन, सारों का मीन लोगे, 5 क्यूब दे रखे तो 5 का प्लस करो डिवाइड बाय 5, ये मीन है आपका एफ एवरेज। और जो मीन आपका निकल के आएगा ये मीन आपका ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ किसके, एक तो आपका एवरेज स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट करी थी अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से FCK प्लस 0.825 सिग्मा से, दूसरा आपका FCK प्लस 3, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसकी वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए आपका मीन। पहला अगर ये आता है तब तो आपके रिजल्ट क्या है, पास है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आपके पास है अगर ये केस आपका सेटिस्फाई होता है तो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो आप, ठीक है, उस केस में आपका रिजल्ट क्या है, पास है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप कर सकते हो, रिजल्ट आपका पास है। देन उसके बाद सेकंड है आपका, अगला केस है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, ITR जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स, और ये आपके कहलाते हैं ITR। और ITR आपके अगर आपको पता होगा तो ITR शुड ग्रेटर देन इक्वल टू FCK माइनस 3, ये होता है आपका शुड ग्रेटर देन इक्वल टू FCK माइनस 3, ठीक है। सेकेंड आपका कंडीशन होगी, पहली कंडीशन आपको ये चेक करनी है एफ एवरेज, दूसरा आपको निकालना है ITR हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए FCK माइनस 3 से। अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है इसका मतलब आपका जो कंक्रीट की आपने टेस्टिंग कर रखी है वो आपका फेल है, सारे आपके रिजल्ट्स फेल करेंगे अगर ये दोनों कंडीशन आएंगी तो, ठीक है। ये हो गया। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में थोड़ी देर में बताता हूँ, वो कॉमन है M20 और M15 के लिए साथ में बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं M15, उसके बाद मैं कर रहा हूँ M20 के लिए। जब आप M20 के लिए देखोगे तो डिफरेंस बहुत कम है। पहला कंडीशन आप निकालोगे एफ एवरेज मीन आपका शुड ग्रेटर देन इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ पहली टर्म सेम है FCK प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा, और सेकेंड टर्म यहाँ पे हो जाएगी FCK प्लस 4, बस 3 की जगह 4 हो जाएगा। और पहले का अगर कोड होगा तो पहले के कोड में आपका 10, 20, 50 सब आपका यही दे रखा है, जो रिवाइज हो रखा है, रिवाइज वैल्यूज बता रहा हूं मैं आपको, यानी ठीक है, ये रिवाइज वैल्यू है, ध्यान रखना। दूसरा आपका यहाँ पे जब आप ITR निकालोगे तो ये ITR आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आपका FCK माइनस
4। अब यहाँ पे ये 4 हो गया, डिफरेंस आपका इतना ही है, इसके अलावा डिफरेंस कोई नहीं है इस केस में। ये दोनों केस आपके सेटिस्फाई होने चाहिए अगर आपको आपके रिजल्ट आपके एक्सेप्टेड है तो, अगर आप रिजल्ट को एक्सेप्टेड कहोगे तो, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड केस जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, अभी लिखोगे इसको थोड़ी देर में। थर्ड केस जो आपका कॉमन है दोनों में, वो देखते हैं क्या होता है, उसको मैं थ्योरी में लिखा दूंगा आपको, ठीक है। थर्ड केस में होता क्या है कि एक तो आएगी आपकी एफ एवरेज, यानी ये आपने निकाल रखा है मीन, ये एफ एवरेज कौन सा वाला है, मीन वाला एफ एवरेज, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक वैल्यू आपकी होगी एफ मिनिमम, होगी नहीं होगी, एक वैल्यू होगी आपकी एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम, ठीक है। तो कोड हमसे क्या बोलता है थर्ड वाले केस में, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, दो भी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोड हमसे कहता है कि मिनिमम, पहले तो जो आप क्यूब्स लोगे 3 क्यूब्स आपको मिनिमम लेने ही लेने, टेस्टिंग करनी है तो, ठीक है, 3 क्यूब्स आपको लेने एक सैंपल में मिनिमम। दूसरा कोड बोलता है कि जो मिनिमम आपकी स्ट्रेंथ है उसका एवरेज से वेरिएशन कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी -15% मैक्सिमम आपका वेरिएशन परमिटेड है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। और एफ एवरेज का एफ मैक्सिमम के साथ भी जो वेरिएशन है ये आपका +15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएशन आपका अलाउड कितना है एफ एवरेज से, ±15 का। और कोड आपका ये कहता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आपका वेरिएशन आ गया +-15% से वेरिएशन अगर किसी केस में आ गया तो आपके रिजल्ट्स इसमें फेल नहीं होंगे, आपके रिजल्ट्स इस केस में इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। इनवैलिड होने का मतलब क्या है कि आपने प्रोपोजन से प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं किए, आपने क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉपर से ध्यान नहीं दिया, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी इतनी वेरी कर गई। अगर ये चीज अगर आपकी क्या होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो उस केस में कोड आपको रेकमेंड करता है कि आप सेम प्रोपोजन के साथ दोबारा केयरफुली टेस्ट करिए, तो आपका सेकंड केस में आपका ये चीजें आपकी वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, पहले के जो दो केस हैं, उन दो केसों में तो आपके रिजल्ट कंप्लीटली फेल है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे इसका मतलब रिजल्ट क्या है, फेल है। लेकिन थर्ड वाले केस में आपके रिजल्ट क्या है, इनवैलिड है, ना कि फेल। यहाँ पे आपके रिजल्ट क्या हो जाएंगे, इनवैलिड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको यहाँ पे वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो वेरिएशन आप कैसे निकालोगे, अगर मैं मिनिमम का एक वेरिएशन निकाल के बताऊं आपको तो ये हो जाएगा एफ एवरेज माइनस एफ मिनिमम, ठीक है, एफ मिनिमम, सॉरी यार उल्टा कर लो इसको, आप रुको, वेरिएशन आप मैक्सिमम से निकालोगे ना, मिनिमम से, रुको कहाँ, यहाँ एफ एवरेज माइनस एफ मिनिमम एक ही बात है, जो भी निकलेगा, ठीक है। एफ एवरेज माइनस एफ मिनिमम, एफ मिनिमम, एफ मिनिमम, ठीक है, इसको हटा देना, डिवाइडेड बाई एफ एवरेज, क्योंकि वेरिएशन आप कहां से निकाल लो, एफ एवरेज से आप वेरिएशन निकाल के बैठ रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है आपको ये चीजें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक काम करना, एफ मिनिमम से, इससे वैल्यू ना आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। आप इसको एक काम करो, उल्टा कर दीजिए जैसे यहाँ पे, इसको हटाओ, ठीक है। वेरिएशन जब आप निकालोगे यहाँ पे तो ये वेरिएशन निकलेगा आपका एफ मिनिमम माइनस एफ एवरेज डिवाइडेड बाई एफ एवरेज, ये तो निकल गया आपका मिनिमम वेरिएशन, दैट इज द मिनिमम वेरिएशन। अगर आपको मैक्सिमम वेरिएशन निकालना है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वेरिएशन आप निकाल सकते हो कैसे, मैक्सिमम वेरिएशन आप निकाल सकते हो एफ मैक्स माइनस एफ एवरेज डिवाइडेड बाई एफ एवरेज, सिंपल सा है, ठीक है। ये आपने वेरिएशन निकाल लिया, चेक करना है 15% से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पहले इसको करिए, पहले वाले को फटाफट, उसके बाद एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ इसका, ताकि आपको क्लियरली ये चीजें क्लियर हो जाए। बचा हुआ है एवरेज, एवरेज वाला वर्ड, ये वाला वर्ड आपका जस्ट मीन है, दिस इज द मीन, और ये वाला एवरेज आपका नॉर्मल हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, दैट इज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ओनली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको, हाँ नाम अब क्या, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, एफ एवरेज डैश कर दो, या तो हाँ कर लो आप, जो करना है आपको समझने के लिए, ठीक है। लेकिन एफ एवरेज की वैल्यू देखो ना, एफ एवरेज आपकी एक तो मीन होगी, दूसरा एवरेज क्या हो सकता है आपका, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, है ना, दूसरी जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, तो अगर डैश ले लोगे तो फिर ये इक्वल टू आप इसका कैसे करोगे उसके बाद, है ना, वो भी चीज है। तो समझना है आपको यहाँ पे चीजें, आप एक क्वेश्चन करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, आप कर लो पहले इसको फटाफट ना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो कभी मीन निकालने को नहीं बोलेगा, वो 0.825 प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है, आगे वाला जो भी है ये पॉइंट एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा, ये निकालने को बोलेगा, मीन थोड़ा ना बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ध्यान रखना। अगर मेंशन नहीं करता तो मीन मन निकाल के आ जाना, पता है जोड़ दिया बट्टे 5 करके आगे, फिर वो भी आपका वही करेगा, जोड़ के बट्टे 5 करके मार्क्स रख देगा वहां पे तो ध्यान रखना ये करके आना एग्जाम में।
ये हो जाएगा तो बताना पेज नंबर, इसके बाद आप थर्ड लिखोगे जो कि कॉमन है दोनों के लिए, नोट डाल के लिख लेना थर्ड पॉइंट आप, ठीक है, कॉमन रहेगा दोनों के लिए। टेस्ट आपको चेक करने हैं तो आपको तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, तभी आपके रिजल्ट एक्सेप्टेड है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने सब टेस्टिंग सही कर रखी है, प्रोपोजन आपके सही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, ठीक है। स्ट्रेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, ठीक है, अगर आपने तीनों प्रोपोजन, अगर आपके तीनों के तीनों कंडीशन आपके अगर सेटिस्फाई होगी तो, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया आपको, फर्स्ट और सेकंड नहीं हुई तो फेल, थर्ड नहीं हुई तो इनवैलिड। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एक एग्जाम में भी आया, ईएस में भी पूछा गया है स्टेटमेंट में, कि अगर आपका 15% से आपका रिजल्ट अगर आपका वेरी नहीं करेगा तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या होंगे, फेल, इनवैलिड, पास करके स्टेटमेंट बना के दिया उन्होंने एग्जाम में, ठीक है। तो इनवैलिड होते हैं थर्ड वाले केस में, ध्यान रखना। और गेट में एक बार क्वेश्चन ही पूछ दिया था उसने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कि मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स हम लोग कितने लेते हैं, 3, और एक उसी में क्वेश्चन डाल रखा था डेड, मतलब पूरा स्टेटमेंट बड़ा सा बना रखा है, वहां पे 3 तो क्यूब हो गए। दूसरा पूछ रहा था वो आपसे कि अगर रिजल्ट में जो वेरिएशन होता है रिजल्ट्स में एवरेज से, वो कितना हम लोग लेते हैं, तो वो हम लेते हैं प्लस माइनस 15% का, ये हम लोग वेरिएशन हम लोग परमिट करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में गेट में आ रखा है, 2016-17 के गेट में देखना अभी क्वेश्चन पेपर आप पहले देखोगे तो आपके आने के चांसेस हैं इसमें, ये छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, नीचे आई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको इतना तक वैलिड है ना, 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आ गई तो उसके बाद फिर इनवैलिड हो गया रिजल्ट, है ना, हो गया ये। देन नोट लिखिए इसके नीचे एक, अच्छा हाँ, उसके बाद नोट लिखिए फिर कर लेना उसको नीचे ना, आप नोट कर लीजिए पहले, नोट करिए, नोट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, फिर आप ये लिख लेना उसके बाद, नोट लिखना पहले। द टेस्ट रिजल्ट शुड बी, द टेस्ट रिजल्ट शुड बी taken with, the test results should be taken with minimum 3 number of cubes, minimum 3 number of cubes, the test results should be taken with minimum 3 number of cubes, specimens, cube specimen करना, and the individual variation, specimens and individual variation in test results shall not be more than plus minus 15% of average strength, plus minus 15% of average strength, क्लियर है। ब्रैकेट में लिख लो, if this case not satisfied, if this case not satisfied, if this case not satisfied, results are considered invalid, अंडरलाइन कर लेना इसको, if this case not satisfied, results are considered invalid, और इनवैलिड को आप लोग ब्रैकेट से अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पे 3 चीजें अंडरलाइन करनी है आपको, ये तो इनवैलिड, दूसरा प्लस माइनस 15%, तीसरा आपका 3 क्यूब्स, ठीक है। जनरल जब हम सैंपलिंग करते हैं ना, जनरल जब हम लोग सैंपल लेते हैं तो उस टाइम पे हम लोग 1 क्यूब में 6 to 8 सैंपल कंसीडर करते हैं, या तो 6 लोगे या 8 लोगे, लेकिन मिनिमम हमें कितने कंसीडर करने हैं, 3। एक बार कोड देना मेरे को, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये कोड में आप ये पढ़ लेना, मैं कोड लेके आने वाला था, मैं ध्यान से हट गया कोड, ठीक है। कोड में पेज नंबर लिख लेना यहाँ पे आप, ठीक है। इन्होंने सैंपलिंग के लिए दे रखा है, डेटा एग्जाम में पूछता है, ये आ गया देखिए, पेज नंबर 29 है, ठीक है। पेज नंबर 29 में, पेज नंबर 29 लिख लेना इसको, ठीक है। पेज नंबर 29 में यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट दिया हुआ और नंबर ऑफ सैंपल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट अगर होगा तो सैंपल्स आपको कितने कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन मीटर क्यूब दिया हुआ है 1 to 5 मीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ सैंपल्स आपको कंसीडर करने हैं 1, ठीक है। 6 to 15 में 2, 16 to 30 में 3, 31 to 50 में 4, देन 51 से ऊपर अगर होगा तो आपका 4 प्लस एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यानी देखो करना क्या है, बता देता हूं, पेज नंबर 29 में आप लोग ये देख लेना, IS 456 2000 का एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, अगर आपको 1 से लेकर 5 तक अगर आपका मीटर क्यूब का कंक्रीट दिया है तो एक सैंपल, ठीक है, और 1 सैंपल में आपको बताइए कितने क्यूब्स रखने हैं, मिनिमम 3, वैसे 6 या 8 क्यूब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर आपका देखिए लास्ट वाला देखते हैं जो आपका है यहाँ पे 31 से 50 अगर है तो आपके 4 आपके क्या होंगे सैंपल बनेंगे, ठीक है नहीं, यानी आपके कितने होंगे 32 क्यूब्स या 24 क्यूब्स, दोनों में से कोई भी हो जो आप रखते हो, ठीक है। ये हो गया आपके सैंपल्स। अब ये बोल रहा है अगर 50 से ज्यादा होगा तो 50 से ज्यादा वाले में क्या करना है आपको, 50 से ज्यादा वाले में जैसे आपका हो गया 150, चलो 150 मीटर क्यूब का अगर आपका क्या हो गया आपका कॉन्क्रीट दिया हुआ है और आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ सैंपल्स आप लोग बताइए कितने नंबर ऑफ सैंपल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा 4 तो आपको लेने ही लेने 50 तक, यानी इसमें से 50 तक 4 लेने लेने आपको, यानी 4 आपके हो गए यहाँ पे। बची हुई कितनी कॉन्क्रीट है 100 बची ना आपकी, 100 मीटर क्यूब आपकी कॉन्क्रीट बची। अब इस 100 मीटर क्यूब के लिए क्या बोल रहा है, हर 50 मीटर के लिए क्यूब के लिए एक सैंपल, तो 100 के लिए कितना हो गया 2 सैंपल। और अगर इसकी जगह ये 162 होता तो क्या होता आपका 4 तो होता ही होता, 2 भी होता, लेकिन लास्ट में आपका 12 भी बचता ना, तो पार्ट के लिए भी आप एक लेके चलोगे। यही चीज इसमें कह रहा आपसे। हाँ पार्ट जो बनेगा लास्ट में उसके लिए भी एक, हाँ कितने पार्ट, एक ही पार्ट बनेगा ना, ऑब्वियसली बात है 50-50 का जब आप मल्टीपल लोगे तो कितना ही बड़ा पार्ट बने, एक ही पार्ट बनेगा। ऐसे आपको नंबर ऑफ सैंपल्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। वही टेबल यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, इस टेबल को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, IS 456 पेज नंबर 29 में, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं कोड लाके बताऊंगा, सोचा आपको मैं भूल गया था, चलो कोड लेके आ रखो, ये कर दिया आपने। नेक्स्ट उसके बाद इसको राइट डाउन करिए, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसको राइट डाउन करिए फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को, फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है। बेसिक निपटाना है भाई आज जैसे भी हो। मुश्किल लग रहा है मतलब, देखते हैं। डेटा देता हूं मैं आपको, M25 कॉन्क्रीट है, M25 कॉन्क्रीट आपको गिवन है, और एक रिजल्ट आपको दे रखा है 25.4, दूसरा रिजल्ट आपको गिवन है यहाँ पे 28.1, 28.1, थर्ड रिजल्ट आपको है 33.5, और लास्ट रिजल्ट आपके पास है 31.3, 31.3। ये आपके रिजल्ट्स आपको गिवन है। आप जरा मुझे बताइए तीनों स्टेप निकाल के कि ये सारे रिजल्ट्स क्या पास हैं या फेल हैं, इनवैलिड है क्या, इसमें आपको इसका रिमार्क दोगे आप, जरा फटाफट कैलकुलेट करके बताना फटाफट। कर लोगे ना, पहला M25 का ग्रेड है तो कौन सा लगाओगे, सेकंड वाला। पहला स्टेप निकालो, सेकंड स्टेप निकालो, थर्ड स्टेप निकालो, देखो कि रिजल्ट्स आपके पास हैं या फेल हैं। देखते हैं कितने के बनते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए इसको हाथ से, मतलब नहीं होगा हाथ से, फोन से कर लेना या कैलकुलेटर जो यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यार, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में तो है नहीं ना अलाउड। कैलकुलेटर यूपीपीएससी में अलाउ कर रखा है, लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे, फिर भरोसा नहीं हो उसके बाद कैलकुलेटर अलाउड कर रखा है तो अगर नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है ना तो बढ़िया है, होने को ठीक है, हमारे बेनिफिट है। लेकिन मेन चीज ये है कि क्वेश्चन का लेवल उसके बाद ऊपर कर सकते हैं ये लोग, है ना, क्वेश्चन का ऊपर लेवल कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर तो कैलकुलेटर आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर करो या साइंटिफिक करो, एक ही बात है। सच में लिखा है ना उसमें, पता है कोई लेके गया तुमने पिटवा दिया उसको। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला इरेज कर रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। अपना ही कर लो यार, दूसरों को बात नहीं बताना। करो करो, एफसीके निकालो पहला, एवरेज निकालो पहले, तो मीन क्या होता है, मीन सभी का
हाँ मतलब पहले मीन निकाला होगा ना, मुझे बताना पहला रिजल्ट पास है, दूसरा पास है, तीसरा पास है, या तीनों फेल है, क्या फेल है बताना। फेल होगा तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, वैलिड है बताओ, कैलकुलेटर तो दे दे दो आपको। 25 के लिए क्या 400 वैल्यू, अच्छा हाँ 4, हाँ वो 4 ही है ना, कितनी लिखा रखी हो, मैं फिर भूल गया हूँ मेरे दिमाग से हट जाती है टेबल बार बार। फोन से कर लो, हाथ से हो जा रहा है कैलकुलेटर, हाथ से हो जा रहा है, फोन से कर लो। हाँ FCK प्लस 4 में व्हाट 29, हाँ एफ एवरेज आपकी आई होगी 575, ठीक है दोनों में पास आ रहा फर्स्ट और सेकंड, वेरिएशन भी चेक करो, ठीक है। पहला देखो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में आपका सबसे पहला तो आपको पता ही है कि आपको करना क्या है, एफ एवरेज को सेटिस्फाई करवाना है ना, एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन द FCK प्लस 0.825, और दूसरा आपका क्या है FCK प्लस 4 वाला क्राइटेरिया ये M25 कॉन्क्रीट दे रखी है। पहला तो आप लोग निकालो एफ एवरेज, एफ एवरेज ये कौन सा वाला है, मीन वाला एफ एवरेज, ठीक है। ये आप निकालो, जब आप तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 25.4 प्लस 28.1, हाँ 33.5 प्लस 31.3 डिवाइडेड बाई 5, 4 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये कितना आया था आपका, यस 29.575 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपका इतना एवरेज निकल के आ गया। हाँ 0.14 या 14% आप कर लो उसको, ठीक है ना, परसेंटेज में निकालोगे तो 14 हो जाएगा, इतना आपका आ गया है एवरेज। सेकेंड आपको रिक्वायरमेंट क्या है, सेकेंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी है FCK प्लस, हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है आपको सेकेंड, निकालिए उसको भी, ठीक है। FCK प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा, जब आप निकालोगे यहाँ पे तो ये होगा आपका FCK 25 है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी तो 25 रहेगी ना M25 की, ठीक है। देखते हैं सिग्मा आपका हो जाएगा 4 ना इस केस में, तो ये वैल्यू कितनी बताई आपने मेरे को 28.3, यस 28.3 या 5 जो भी है, 28.3 आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है यहाँ पे FCK प्लस 4 है ना, तो ये FCK कितना 25, ये 29 हो गया, 25 प्लस 4 आपका 29 हो गया। इन दोनों में से मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 29 आपका मैक्सिमम है, और ये 29 मैक्सिमम आपका लेस देन है एफ एवरेज से, या आप बोल सकते हो एफ एवरेज जो आपने निकाल रखा है अभी, दैट एवरेज शुड ग्रेटर देन दिस 29, है ना। तो रिजल्ट आपके यहाँ पे क्या हो गए, पास। पहले वाले केस में आपके रिजल्ट पास हो गए, ठीक है। सेकेंड वाले केस में अगर आप देखोगे तो सेकेंड वाले केस में जो अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे, तो सेकेंड केस है आपका ITR ना, ITR आपका शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 नहीं 325 के लिए तो 4 होगा ना, FCK आपका कितना है 25 माइनस 4 दैट इज 21। जरा रिजल्ट देखो यहाँ पे, कोई 21 से कम ही है, कम है क्या, सारे बड़े होंगे, 25.4 28 33 31 सारे बड़े हैं, तो इन दिस केस ऑल्सो पास, यहाँ पे भी ये पास कर गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस है जो कि मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, थर्ड वाला केस, ठीक है। थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड केस में आपका है वेरिएशन ना, पहले आप निकालिए मिनिमम वेरिएशन, मिनिमम वेरिएशन निकालिए सबसे पहले। मिनिमम वेरिएशन आपका निकलेगा एफ मिनिमम माइनस एफ एवरेज अपॉन एफ एवरेज। एफ मिनिमम कितना है यहाँ पे 25.4, एफ मिनिमम है यहाँ पे 25.4 माइनस एफ एवरेज आपका कितना निकाला आपने 29.575, हाँ 6 जो भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29.6, तो ये कितना वेरिएशन 0.14 या 14% का ना, मैं लिख रहा हूँ -14% का, -14 पॉइंट पे आ रहा कुछ, हाँ मतलब जो भी है 1, ठीक है, एक ही बता दो कोई नहीं, 14 ही लिख दो तब भी चलेगा। 14.1% का वेरिएशन आया आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम वेरिएशन की बात करोगे तो मैक्सिमम वेरिएशन में भी आपका, मैक्सिमम वेरिएशन में भी आपका देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे 33.5 माइनस 29.6 0.13,
तो ये हो गया आपका +13%, +13%। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी पास है, 15 से ऊपर तो गया नहीं है ना। तो तीनों केस में आपके रिजल्ट पास आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट आपके पास आएंगे तीनों केस में। तो इजी है, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, डायरेक्टली आपको सिर्फ थर्ड चेक करवा लेगा कि वैलिड है या नहीं है, ये बताइए इनवैलिड है, थर्ड वाला चेक करवा सकता है, या आपसे बोलेगा कि नॉर्मल ITR निकाल के बताओ, तो नॉर्मल चीजें पूछेगा, इतना बड़ा तो क्वेश्चन क्या ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये हो गया आपका, ठीक है, इसको करिए फटाफट। अब बाकी इसके बाद हेडिंग डालना कवर, थोड़ा कवर के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं कवर। कवर कवर यस, दो कवर होते हैं ना, नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर, ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। हो गया, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला आपका हेडिंग है यहाँ पे कवर, दैट इज कवर, ओके। देखिए कवर की मैं बात करूं तो कवर हम लोग कंक्रीट का प्रोवाइड करते क्यों है, रीजन सिर्फ एक ही है कि इन्वायरमेंट से आपको बचाना है, किसको, स्टील को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सेफ्टी फ्रॉम इन्वायरमेंट, सेफ्टी फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टील को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे कवर का यूज करते हैं। सबसे पहला कवर जो आप यहाँ पे यूज करते हो दैट इज द नॉमिनल कवर, फर्स्ट वन इज नॉमिनल कवर। पहला कवर है आपका नॉमिनल कवर। अगर मैं बात करूं नॉमिनल कवर की तो उसको थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये आपका कोई क्रॉस सेक्शन है, क्लियर कवर और नॉमिनल कवर देखो एक ही है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्लियर कवर हम लोग इनर साइड से लेते हैं, नॉमिनल कवर आउटर साइड से लेते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। बाकी अगर हम डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग में हम लोग दोनों सेम लेके चलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, तभी मैं नॉमिनल और इफेक्टिव भी कंसीडर कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका नॉमिनल कवर। तो देखिए नॉमिनल कवर में ये क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ मैं किसी बीम का, ठीक है, टॉप से देख रहा हूँ मैं बीम को, सॉरी कॉलम को देख लो आप, कॉलम को मैं टॉप से देख रहा हूँ, तो कॉलम आपका ऐसा दिखेगा। कॉलम में देखिए मेन रेनफोर्समेंट आपको टॉप से देखोगे तो डॉट डॉट दिखेंगी ना, ऐसे कुछ टॉप से देख रहे हो आप कॉलम को, ठीक है। ये आपकी डॉट डॉट रेनफोर्समेंट आ गई, इसके बाहर आप इनको लैप कर दोगे ताकि ये आपकी क्या ना हो जाए, बकल ना हो जाए, है ना। इन रेनफोर्समेंट को आप क्या करोगे, लैप करोगे। ये आपने लैप कर दिया इनको ऐसे, ये लैप कर दिया आपने इनको, ठीक है। जब आपने इनको लैप किया तो ये कहलाते हैं स्टिरप्स ना। स्टिरप्स का काम क्या है, स्टिरप्स का काम ही क्या है कि जो मेन रेनफोर्समेंट है उनकी बकलिंग को बचाना। ये चीज आप पढ़ोगे बाद में, कॉलम्स में आ जाएंगी ये चीजें, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है कॉलम का। तो जो आपका नॉमिनल कवर होता है, ये नॉमिनल कवर होता है आउटर मोस्ट फाइबर से आपका ये कवर जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कवर, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट से जो भी आपने कवर प्रोवाइड कर रखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल कवर। अब हम डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग में जनरली अभी जैसे बीम की डिजाइनिंग करोगे तो वहां पे आप लोग ऑब्वियसली बात है स्टिरप्स तो आपको दिखेंगे नहीं, तो हम लोग कभी कभी इसको बीम, ये जो रेनफोर्समेंट है मेन वाली, इसके आउटर मोस्ट साइड से भी लेते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका होता है आउटर मोस्ट कवर फ्रॉम, यस, कवर फ्रॉम आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ स्टील इज कॉल्ड नॉमिनल कवर, इज कॉल्ड नॉमिनल कवर, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर आप प्रोवाइड करोगे कंक्रीट की स्टील के बाहर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कवर, ठीक है। दूसरा आपका आएगा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर आपका क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा इफेक्टिव कवर, इसका यूज काफी होने वाला है डिजाइनिंग में। इफेक्टिव कवर, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव कवर की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव कवर में भी एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेता हूं मैं यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो कुछ ऐसे, ये आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है, मेन रेनफोर्समेंट कितनी भी हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी। देन आपको करना क्या है, जो इफेक्टिव कवर आप लोग लेते हो वो लेते हो
सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट से आउटर लेयर के बीच की डिस्टेंस, यानी इन सबका सेंट्रॉइड अगर आपका लेट अस कंसीडर यहाँ पे आया, तो इस सेंट्रॉइडल डिस्टेंस आपकी यहाँ के सेंट्रॉइड से आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्क्रीट होगी, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो ये कवर क्या होती है आपकी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द आउटर लेयर ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको डिस्टेंस बिटवीन CG of distance between center of gravity of reinforcement to outermost layer of concrete, इसको हम लोग कहेंगे भाई लोग क्या? इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो कॉल्ड इफेक्टिव कवर भी लिख देना यहाँ पे, कॉल्ड इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कवर। अब देखिए, जो हम डिजाइनिंग करने वाले हैं, जब हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जो इफेक्टिव कवर कंसीडर करेंगे, हमारा जो क्राइटेरिया होगा कैसे कंसीडर करेंगे देखते हैं एक बार। ठीक है, जो हम बीम कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये अगर आपकी बीम है, ठीक है, ये बीम मैं लूंगा, जस्ट मैं हॉरिजॉन्टल बीम को क्या कर दूंगा? वर्टिकल कर दूंगा अपनी डिजाइनिंग में, फॉर जस्ट कन्वीनियंस ओनली, कन्वीनियंस के लिए ही मैं करूंगा ये चीज। ठीक है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक है, ये बीम है, इस बीम में लेट अस कंसीडर आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे है, पूरा हिल जाता है, ये प्रॉब्लम है। न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे, और अगर आपने रेनफोर्समेंट कहीं यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, ये रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट और ये रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूं अगर इफेक्टिव कवर मुझे बताइए, नहीं कब बता के, तो इफेक्टिव कवर आप इजीली बता सकते हो मेरे को, क्या होगा आपका? सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का सेंट्रॉइड आपका ये हो रहेगा, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये सेंट्रॉइड है रेनफोर्समेंट का। ठीक है, और यहाँ से जो आउटर मोस्ट लेयर की जो ये कवर होगी, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कवर। ये क्या होगी आपकी? इफेक्टिव कवर, दिस इज इफेक्टिव कवर, ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव कवर। ठीक है, एक टर्म आपने सुना होगा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? यस, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, हाँ ठीक है, जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है, ये होती है टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर से सेंटर, और यस सबको पता है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ कहीं पे, तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। बड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्टिव कवर, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। जो हम डिजाइनिंग यूज करेंगे वैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे रिविजन करेंगे, जो चीज हमने यहाँ पे ये रिविजन करी, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रिविजन करेंगे। ठीक है, बना लो इसको, आगे करते हैं। मिनिमम नॉमिनल कवर की रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, वो लिखा देते हैं आपको फटाफट। ठीक है, फ्रीज नहीं होता है इसमें, फ्रीज भी होता होगा किसी ना किसी ना, देखना पड़ेगा इसको, पता करना पड़ेगा। एकदम अटक जाए तो हिलेगा नहीं है, हिल रहा है बार बार ऊपर नीचे। आगे बढ़ो। हाँ, इफेक्टिव डेप्थ का अगर बनाना है तो आप बना लो उसको इफेक्टिव डेप्थ, अदरवाइज पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट उसके बाद है मिनिमम नॉमिनल कवर, हेडिंग डालिए, मिनिमम नॉमिनल कवर आप लोग डालिए हेडिंग। किसको? इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल डी से, स्मॉल डी ऑब्वियस सी बात है। मिनिमम क्या बोला मैंने? मिनिमम नॉमिनल कवर स्मॉल डी से रिविजन करोगे, और जो इफेक्टिव कवर है उसको रिविजन करोगे डीसी से।
ठीक है ना, डी सी, डी सफिक्स सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन इतना प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल डी से कर दो, स्मॉल डी से बड़ा रिविजन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये हो गया आपका मिनिमम नॉमिनल कवर। तो मिनिमम नॉमिनल कवर में एक टेबल बना लो, पूरा ही छाप देते हैं। सीरियल नंबर बनेगा आपका, सीरियल नंबर के बाद मेंबर। अब ये मेंबर आपका कहाँ पे सब्जेक्टेड है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर या एक्सट्रीम। इन सारी कंडीशंस में आपकी कवर की आपकी जो डेप्थ है वो चेंज रहेगी, वो आपको लिखनी है हर केस में, ठीक है। अभी जो आपके एक्सपोजर कंडीशंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, इसके बाद, ठीक है। ये होगा सीरियल नंबर, मेंबर, यहाँ लिखना माइल्ड, यहाँ लिखना आप लोग मॉडरेट, यहाँ पे आप लिखना सीवियर, उसके बाद आप लोग लिखोगे वेरी सीवियर, यस, लास्ट में आपका एक्सट्रीम, फाइनली आपका एक्सट्रीम, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं जहां पे आपको नॉमिनल कवर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहला देखिए जो मेंबर मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट विल बी स्लैब। पहला आप लोग मेंबर कंसीडर करो स्लैब, ठीक है। स्लैब के केस में अगर स्लैब आपका माइल्ड एनवायरनमेंट में सब्जेक्टेड है तो 20 mm में कवर, ठीक है ना, सारे कवर mm में होंगे, 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm, 75 mm, 20, 30, 45, 50, 75, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, 50, 75, यही है ना, गलत तुमने लिख दिया, यही है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड है आपका, अगर बीम, अगर कोई बीम की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो कवर आपको लेना है दैट इज 20 का 25 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यूज सेम है ना, 30 mm, 45 mm, 50 mm, 75 mm, बाकी सारी वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी इस केस में, ठीक है। देन उसके बाद है आपका कॉलम, अगर अगला है आपका कॉलम, नेक्स्ट है आपका बीम के बाद कॉलम। कॉलम के केस में 25 और 30 वाली वैल्यू चेंज कर दो, 40 mm, ठीक है। देन उसके बाद 40 mm, उसके बाद सारी वैल्यू सेम है जो ऊपर लिखी हुई है, 45 mm, 50 mm, 75 mm, 75 mm, 75 है लास्ट में, 70 नहीं है, ध्यान रखना 75 है। देन उसके बाद फोर्थ है आपका फुटिंग या फाउंडेशन, ठीक है। ये आपका लिखता हूं मैं फाउंडेशन या फुटिंग, एक ही बात है, ठीक है। फाउंडेशन, फाउंडेशन में अगर देखोगे तो सारी वैल्यूज हो जाएंगी आपकी 50, 50, 50, 50, लास्ट वाला चेंज नहीं होगा 75। ये आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूरी टेबल याद नहीं होती है, ये माइल्ड, अगर आपको एग्जाम में कोई भी कंडीशन अगर आपको स्पेसिफाई ना करे तो आप लोग क्या करोगे, ये जो माइल्ड वाला मैंने यहाँ पे बना रखा है गोल, ये याद रख लेना, ठीक है। स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40, फाउंडेशन के लिए 50, ये आपको ध्यान रखना है वैल्यूज, 20, 25, 40, 50। नॉर्मली वैसे याद कर सकते हो, क्योंकि ना देखो अभी एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको स्लैब का तो याद रखना ही रखना है एक्सपोजर कंडीशन में, क्योंकि वहां पे आएगा आपका माइल्ड के लिए 20, 30, 45, 50, 75, ये वैल्यूज तो आपको अभी देखना थोड़ी देर में याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यूज आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाली याद होगी 20, 30, 45, 50, 75, तो नीचे आप देखो ये 20 का 25 हो गया, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। उसके बाद कॉलम में 25 का 40, 40, बाकी सारी वैल्यू सेम है। लास्ट वाले फाउंडेशन में 50, 50, 50, सारी वैल्यू, लास्ट वाला 75 है। तो थोड़ा रिलेट करोगे तो याद हो जाएंगी चीजें आपको, ठीक है। बाकी एक्सपोजर कंडीशन के बेस पे चांसेस है क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, हो है ना, एक एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, तो कुछ भी जरूरत नहीं कि माइल्ड का ही केस पूछे, वो बोल देगा कि स्लैब का सीवियर के केस में कितना आप लोग कवर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो वहां पता होना चाहिए आपको 45 mm, ठीक है। तभी मैंने पूरी टेबल करवा दी, अदरवाइज काम आपका इतने से बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि माइल्ड वाले से ही पूछेगा, कुछ पूछता ही नहीं, वो डायरेक्टली आपसे बोलेगा कि स्लैब और बीम के लिए कवर कितना होता है, बस आपको पता है 20 और 25 नॉर्मल, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपोजर कंडीशन। किसका एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, अभी वो एक्सपोजर कंडीशन में आपका सारे एग्जांपल पढ़ोगे आप ना। वो एक्सपोजर कंडीशन का आपका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक जो पढ़ा है आपने सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है एक्सपोजर कंडीशन, जो अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। यानी आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे एक्सपोज है, ठीक है। माइल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपोज है, मॉडरेट में एक्सपोज है, कौन सा इन्वायरमेंट आपका माइल्ड कहलाएगा, कौन सा इन्वायरमेंट आपका मॉडरेट कहलाएगा, ठीक है।
ये कंडीशंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछे गए हैं, यहाँ पे गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चांसेस ये हैं कि एई में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हो गया ये सबका। हेडिंग डालेगा नेक्स्ट, उसके बाद एक्सपोजर कंडीशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आप लोग एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका स्टाफ मार्क मैंने कर लिया है। देखिए ऑब्वियसली बात है, याद तो आपको करना ही है पूरा। थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको जल्दी याद करवाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज तो पूरा रटना ही पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि कोड में पूरी वैल्यूज दे रखी हैं और बोला आपको भाई ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, आप रट लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के थोड़ा मैं ईजी करने की कोशिश करूंगा, बाकी लेकिन चीजें याद तो करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो देखिए एक्सपोजर कंडीशन में सबसे पहले तो कौन कौन सी एक्सपोजर्स होते हैं वो सारे लिख लेते हैं। ठीक है, माइल्ड हो गया, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, थोड़ा सा जगह छोड़ के टेबल बनाना, लिखना है आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर में थोड़ा सा कॉलम आपका बड़ा बनाना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, सीवियर, दैट इज सीवियर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वेरी सीवियर, कुछ छूटा तो नहीं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड लास्ट है आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब आपके ऐसे रहते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, उनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन तो वो आपसे बोलेगा कि माइल्ड अगर इन्वायरमेंट है और मॉडरेट इन्वायरमेंट है तो नॉर्मल जो मिनिमम ग्रेड है हम लोग कितना लेके चलते हैं उस केस में। तो देखना माइल्ड के लिए हम लोग ग्रेड लेके चलते हैं M20 का, M20 का ग्रेड लेके चलेंगे। उसके बाद 5-5 ऐड करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आरसीसी का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आरसीसी में आप लोग ग्रेड कितना M20 यूज करते ही हो, ये ऐसे करके याद रख लेना आप लोग। ठीक है, M20 हो गया, देन उसके बाद हो गया आपका M25, M30, एक क्वेश्चन तो यही बनता है आपका। ठीक है, M35, उसके बाद हो गया आपका M40। तो एक्सट्रीम केस में आपका M40, तो M40 से लेकर M20 तक का मिनिमम ग्रेड हम लोग यहाँ पे वेरी करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कवर बताइए भाई, कितना कवर आप लोग यूज करोगे। तो माइल्ड के लिए जो कवर यूज करते हो आप लोग 20 mm का, जो स्लैब का पहला लाइन था ना उसको छाप दो पूरा, 20, 30, 45 एंड 50, 75, दैट इज 75, ये छाप दो पूरा। तो मैंने कहा था ना आपको पहला वाला तो लाइन याद ही करना है, तो बाकी रिलेट करके याद कर सकते हो आप। तो ये कवर हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से ये बन गए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि कौन सी कंडीशन किसके अंदर आती है। यहाँ से वो बोलेगा कि जैसे सी कोस्टल एरिया में आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड है, अब हमें बताइए कि सी कोस्टल एरिया में कॉन्क्रीट का ग्रेड कौन सा होगा। ये आपसे बोलेगा सी कोस्टल एरिया में जो कवर प्रोवाइड करेंगे मिनिमम वो कितना प्रोवाइड करेंगे। ये आपसे बोलेगा सी कोस्टल एरिया में कंडीशन कौन सी बनेगी। 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आते हैं एग्जाम में, काफी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका डायग्राम भी आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, अगले वाले पेज में बनाता हूँ डायग्राम में, डायग्राम बनता है तो अच्छे से। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई आपका सी कोस्टल रीजन का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये जो बनाया मैंने यहाँ पे सी कोस्टल रीजन का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर में खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पहले वाटर लेवल देख लेते हैं। वाटर का लेवल आपका पहले अगर हाई टाइड अगर आ रही है तो हाई टाइड के टाइम पे वाटर का लेवल इतना जा रहा है। ठीक है, और वाटर का लेवल आपका लो टाइड के टाइम पे इतना जा रहा है। ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट वाटर लेवल, दैट इज द लोवेस्ट वाटर लेवल। ठीक है, जब समुद्र में टाइड्स आएंगी तो इतना वाटर लेवल जा रहा है, और ये वाला जोन कहलाएगा आपका टाइडल जोन। कौन सा जोन कहलाएगा? टाइडल जोन। यहाँ पे आपका वाटर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये आपका कहलाएगा टाइडल जोन। ओके, देन उसके बाद वाटर पता भी तो चले, नहीं लाइन डाल दी, वाटर का पता नहीं बनाएंगे। उसके बाद देखिए एक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कर रहा हूं आपका, टॉप में कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि ये सी है, सी रीजन से आपकी जो सॉल्ट एयर आ रही, ठीक है, एयर आ रही, एयर सॉल्ट लेके आ रही, और सॉल्ट आपकी इस स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है। ये आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्टेड टू द सॉल्ट एयर। ठीक है, ये है आपकी सॉल्ट एयर, स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द सॉल्ट एयर। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, दूसरा आपका मैं बोल रहा हूं कोई स्ट्रक्चर आपका यहां पे सब्जेक्टेड है, इस पॉइंट पे सब्जेक्टेड है, इस वाले पे, इस वाले पॉइंट पे सब्जेक्टेड है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में वाटर जस्ट स्प्रे स्प्रे की तरह आ रहा है आपका। ठीक है, छिड़काव कर रहा है, पानी आ रहा है यहाँ पे, जस्ट छोटे छीटे छीटे मीटे आ रहे हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप बोलते हो उसको सी वाटर स्प्रे बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका सी वाटर सब स्प्रे में सब्जेक्टेड है, सी वाटर स्प्रे में सब्जेक्टेड है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर।
अगला स्ट्रक्चर मैं खड़ा कर रहा हूं यहाँ पे, इधर पे खड़ा कर दिया। ये स्ट्रक्चर आपका देख पा रहे होंगे तो आपका टाइडल जोन में सब्जेक्टेड है ना। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू टाइडल जोन, स्ट्रक्चर इन टाइडल जोन। देन फाइनल कंडीशन आपकी बनेगी, स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है कहीं पे, यानी कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर। ठीक है, सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर। ठीक है, ये कंडीशंस आपको 4-5 कंडीशन तो मैंने यहाँ पे बता दी आपको, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट भी है, वही मैंने बना के रख दी यहाँ पे। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर पहले स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहला वाला स्ट्रक्चर, जहां पे भी अगर कोई स्ट्रक्चर सॉल्ट एयर में सब्जेक्टेड है तो वो स्ट्रक्चर आपका होगा मॉडरेट इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी आपकी मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन कर दो आप, सीधे समझ जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन आएगी दैट इज द मॉडरेट कंडीशन। सेकेंड, आपका स्ट्रक्चर अगर आपका सी वाटर स्प्रे में सब्जेक्टेड है तो सी वाटर स्प्रे में जो भी स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्टेड होगा वो कंडीशन आपकी आती है वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होगी वेरी सीवियर, वेरी सीवियर। ठीक है, देन उसके बाद टाइडल जोन, सबसे खतरनाक कंडीशन यही होती है टाइडल जोन वाली। ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी आपको पता ही है, ठंडे गर्म में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी भी आपकी अफेक्ट हो जाती है, तो ये तो कॉन्क्रीट ही है भाई, स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो अगर आपका टाइडल जोन में कोई स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड है तो ये कंडीशन आपकी होती है एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, दैट इज कम्स अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। अगर कोई स्ट्रक्चर आपका कॉन्टिन्यूसली अंडर सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर तो ये कंडीशन आपकी आती है सीवियर कंडीशन। जैसे आपका पोर्ट्स में काम चलता है, ठीक है, वहां पे कई स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ते हैं, हार्बर्स में स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ते हैं कि जो आपके कंटिन्यूसली अंडर द सी वाटर बने, तो वो कंडीशन आपकी बनती है यहाँ पे सीवियर कंडीशन। ठीक है, तो 4 कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली है। पहला आपका सॉल्ट एयर, जहाँ पे स्ट्रक्चर आपका मॉडरेट कंडीशन में सब्जेक्टेड है। दूसरा आपका वेरी सीवियर, वहां पे स्ट्रक्चर आपका सी वाटर स्प्रे में सब्जेक्टेड है। तीसरा आपका अगर स्ट्रक्चर टाइडल जोन में सब्जेक्टेड है तो आपका एक्सट्रीम कंडीशन। और लास्ट है आपका स्ट्रक्चर अगर आपका कंटिन्यूसली अंडर द सबमर्ज वाटर है तो आपका कौन सी कंडीशन हो गई है, सीवियर कंडीशन। और ये बात चल रहा है सी वाटर की, अभी नॉर्मल वाटर में भी है ये चीजें। ठीक है, और नॉर्मल वाटर की कंडीशंस थोड़ी सी इससे कम हार्मफुल होंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे सारी कंडीशंस, जो जो कंडीशंस आपकी बन सकती है वो कंडीशन। पहला आपका नॉर्मल माइल्ड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, कोई कहीं भी एरिया में अगर आपका नॉर्मल रेनफॉल और नॉर्मल वेदर, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल रेनफॉल या नॉर्मल वेदर में सब्जेक्टेड है, जहां पे आपका रेनफॉल का पैटर्न भी नॉर्मल है, आपका वेदर भी नॉर्मल है, तो उस केस में आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड होगा आपका माइल्ड कंडीशन में। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी। ठीक है, क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे यहाँ से। दूसरा आपका मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट में देखिए, पहला तो आपने एक लिख ही दिया है, कौन सा, सॉल्ट एयर, स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द सॉल्ट एयर, ये आपका है सॉल्ट एयर। मैं सॉल्ट एयर ही लिख रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द सॉल्ट एयर, मेरे पास इतना जगह नहीं है यहाँ पे। सॉल्ट एयर के बाद दूसरी कंडीशन इसमें बनती है आपका, दूसरा कंडीशन यहाँ पे बनता है कॉन्टिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर। अगर कोई स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल वाटर के अंदर सब्जेक्टेड है, हाँ, तो मॉडरेट कंडीशन, कॉन्टिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर। ये 2 कंडीशन होगी यहाँ पे, 2 ही कंडीशन याद रखनी है आपको। फिर आता है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में पहला तो आपका है सीवियर रेनफॉल। पहला क्या है आपका यहाँ पे, सीवियर रेनफॉल। अगर कहीं पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी हो रही तो वो स्ट्रक्चर आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, सीवियर रेनफॉल के बाद दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूसली अंडर द सी वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर। तीसरी कंडीशन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आपका देखिए, अब ये कॉन्टिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर है ना, यहाँ पे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर। ठीक है, ये कंडीशन होगी भाई, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर, यानी टाइड्स में तो सब्जेक्टेड है लेकिन कहाँ, नॉर्मल वाटर में। ठीक है, वहां पे आपका सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है या आपके हार्मफुल केमिकल ज्यादा प्रेजेंट नहीं है उस वाटर में। लास्ट कंडीशन यहाँ पे बनेगी, एक पूछता है वो सी कोस्टल एरिया में जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके किस में सब्जेक्टेड होंगे, तो वो आपके होंगे आपके सीवियर कंडीशन में।
ठीक है, आपसे बोलेगा सी कोस्टल रीजन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सी कोस्टल इन्वायरमेंट। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर सी कोस्टल रीजन में सब्जेक्टेड है तो वो आपका स्ट्रक्चर होगा सीवियर के अंदर आपका आएगा। तो 4 कंडीशन ध्यान रखनी है। पहला तो आपका सीवियर रेनफॉल है, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूसली अंडर द सी वाटर है, ये डायग्राम से समझ लिया हमने, तीसरा आपका ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय द नॉर्मल वाटर, और चौथा आपका है सी कोस्टल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर आपका सी कोस्ट के रीजन में है तो ये आपसे बोलेगा नॉर्मल कोस्टल इन्वायरमेंट बोल देगा, तब भी आपका ये सीवियर कंडीशन में ही आएगा। ठीक है, जहां पे कोस्टल लिख जाए मतलब सीवियर कंडीशन। ठीक है, देन उसके बाद है वेरी सीवियर कंडीशन। अब है आपकी वेरी सीवियर कंडीशन। वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा है आपका, पहला तो आपका आपने पढ़ा कौन सा, सी वाटर स्प्रे। सी वाटर स्प्रे, सी वाटर स्प्रे के बाद आपकी दूसरी कंडीशन बन के आती है, जहां पे आपका वाटर स्प्रे हो गया, सी वाटर स्प्रे के बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पे बन के आती है फाउंडेशन सॉइल सब्जेक्टेड टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, फाउंडेशन सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव सबसॉइल। कभी कभी नॉर्मली फाउंडेशन भी बोलता है, तो नॉर्मली फाउंडेशन भी एग्जाम में पूछे तब भी आप वेरी सीवियर में लगाना, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हर फाउंडेशन के लिए नहीं होता है, सिर्फ वो फाउंडेशन होती है जो आपका सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव, रुको एग्रीगेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव सबसॉइल वाटर। एग्रेसिव सबसॉइल वाटर मतलब जो सबसॉइल आपका है उसमें वाटर आपका हार्मफुल होगा। यहाँ पे देखिए ये टॉप लेयर है सॉइल की, इसके नीचे वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे सबसॉइल लेयर। ठीक है, आपने फाउंडेशन डाली, जब सबसॉइल में आप फाउंडेशन डालोगे यहाँ पे, तो उस केस में अगर सबसॉइल में वाटर आ रखा है, ठीक है, बॉटम से ग्राउंड वाटर टेबल अगर आपकी ऊपर है और साथ में उस वाटर में केमिकल्स भी प्रेजेंट है, तो ऐसी फाउंडेशन हम लोग सब्जेक्ट करेंगे वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये हो गया वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर। एक कंडीशन यहाँ पे और बनती है एक्सट्रीम फ्रीजिंग, अगर इन्वायरमेंट है तब भी, अगर आपका इन्वायरमेंट है एक्सट्रीम फ्रीजिंग, ये भी एग्जाम में पूछा भाई, एक्सट्रीम फ्रीजिंग इन्वायरमेंट, कोल्ड नहीं फ्रीजिंग आपका, ठीक है ना, यानी वहां पे आपका परमानेंट बर्फ रहती है, ठीक है ना, स्नो आपका परमानेंट रहता है उस एरिया में, तो एक्सट्रीम फ्रीजिंग में आपका हो गया वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर। लास्ट में आपका एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक तो हो गया टाइडल जोन, टाइडल जोन सी वाटर में ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम केमिकल्स, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स लिख लो आप, अगर कोई स्ट्रक्चर आपका बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स में सब्जेक्टेड है तो उस केस में आपका, ठीक है, वो आएगा आपका एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये कंडीशंस हैं जो सारी की सारी आपको याद रखनी है, कोई भी एक कंडीशन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, कोशिश करिए कि थोड़ा आपको याद हो जाए, तो डायग्राम बना दिया, बाकी आपको याद तो करना ही पड़ेगा सारा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं अगर बताऊं आपको जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, अगर उनको मैं यहाँ पे मार्क कर लूं, आपको पढ़ा भी होगा, ठीक है, हाँ सीवियर नहीं, एक तो सॉल्ट एयर हो गया आपका पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है, दूसरा आपका पूछा गया है सी कोस्टल इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, देन आपका पूछा गया कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर वाला बहुत ही बार एग्जाम में, 3 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी ये फाउंडेशन पूछा गया है, ठीक है, एक बार ये एक्सट्रीम फ्रीजिंग वाला भी पूछा गया है, सी वाटर स्प्रे भी पूछा गया है और टाइडल जोन भी पूछा गया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो आपको एटलीस्ट ध्यान रख के जाने, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात, अगर यहाँ का इन्वायरमेंट अगर नॉर्मल रेनफॉल और नॉर्मल वेदर को अगर सब्जेक्टेड है तो माइल्ड में आएगा। टाइडल जोन आपका कहाँ होता है, समुद्र में ना, तो जहाँ पे सी वाला रीजन है और आपका सी वाले रीजन में कहीं पे स्ट्रक्चर आपने बीच में खड़ा कर दिया और हाई टाइड में आपका स्ट्रक्चर बीच तक पानी आ रहा है, उसके बाद पानी डाउन हो जा रहा है लो टाइड में, तो उस केस में आपका स्ट्रक्चर आपका टाइडल जोन में, किसमें, एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक है, तो करिए इसको आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का है। एसी का रिमोट इधर साइड है, क्या करना है, कम करना है बढ़ाना है, बढ़ाना है इसको, टेम्परेचर कम करना है ना इसको, वही कह रहा हूँ, कितना करूँ बताओ, 15, ये हो गया देखो 31, 30, 27 रख लो यार, 28, तो 28 था पहले, ये लो, और ठीक है कर लो इसको, फोन फोटो खींच ली अच्छा लिख लिया, ओके ओके समझ में आ जाएगा, ओके हाँ वैसे लिखना खुद को समझ में आएगा वो, हाँ ये आपके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है।
वैसे नोट्स ऐसे बनने चाहिए, खुद ही की समझ में आए, दूसरा का भी समझना ही नहीं चाहिए किसी को ना। कोई पढ़ेगा ना मतलब तो गलत करके आ जाना चाहिए, मतलब आपने ऐसा लिखा होना चाहिए कि अगर वो पढ़े तो सीवियर रेनफॉल उसको वेरी सीवियर में दिखे, लेकिन वो आपको ही पता है कि वो सीवियर में है, और एग्जाम में आए उसका गलत। हाँ ये तो मजाक हो गया, लेकिन जैसे बोल रहा हूँ, कभी भी नोट्स बनाते हो तो ऐसा बनाओ कि थोड़ा मतलब जैसे 5 पेन पकड़ के लिखते हैं, मतलब एक हम फैकल्टी थी हमारी, हम पढ़ते थे कहीं, तो फैकल्टी अब क्या होता था, फ्रंट में बैठे हो और 3 पेन हाथ में दिख गए, तो फिर सुन गए काम से उसके बाद, और लेके आ गए 3 पेन फ्रंट में बोलेगे। तो फ्रंट में वो सिर्फ उनका काम ये था, भाई एक पेन से लिखो, ऐसा लिखो खुद के समझ में आए, नोट्स बन जाए और तुम रिवाइज कर पाओ उसको, ऐसा बोल देते हो। ठीक है, अपना अपना है वो तो, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तो उनके क्लास में फ्रंट में कोई बैठता ही नहीं था डर के मारे, जो 3 पेन वाला था। कभी बैठ भी गए हम लोग तो एक पेन लेके फ्रंट में। अगर ये हो जाएगा तो बताना मेरे को, डायग्राम वाले पेज में मैं इसको आगे भेज देता हूँ आप लोगों को। हो गया? एक टॉपिक रह ही जाएगा लग रहा है मुझे। हाँ 5 जोड़ते रहो, 35 फिर 40 हो, हाँ। कितना कितना लिखा रखा है, गलत हो गया, गलती हो गई है, मेरे को क्या पता जोड़ने में गलती हुई है, देख लो एक बार, हाँ। ना ना 35 40, 20 25 30 35 40, इतना ही आएगा, आपने पहले मिस्टेक कर रखी होगी उस टाइम पे ना। 45 नहीं होगा, ठीक है, 5 5 ऐड करना है आपको, बस हो गया। 20 याद रखना, 5 ऐड कर देना। हो गया सबका ये? करो फिर, करो करो। एक टॉपिक फिर बेसिक में बचना ही है आज, लास्ट में माइल्ड स्टील वाला कुछ बच जाएगा कॉन्सेप्ट। वाटर कंटेंट किसमें? हाँ अच्छा, हाँ वो तो कोडल प्रोविजन है ना, कोडल, हाँ कोड, वो आपका उसमें क्या बोलते हैं ना, कोड में पढ़ना पड़ेगा आपको उस चीज को। मैं बता दूंगा जो जो कोड में आपको पढ़ना है ना, पर्टिकुलरली वो चीजें मैं एक दिन आपको, जैसे ब्रीफली लास्ट में लेक्चर होगा ना, तो जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, बाकी जो कोड का बच चुका है वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा कि भाई ये पढ़ लेना, ये टेबल कर लेना, ये टेबल कर लेना। वो इंपॉर्टेंट है, पूछता है वो एग्जाम में। वाटर कंटेंट भी पूछता है, सीमेंट का केजी भी पूछता है, कितना सीमेंट लोगे। ठीक है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है आरसीसी और पीसीसी के लिए। तो वो देखेंगे हम लोग, मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि कोड पूरा पढ़ने बैठ गए तो काफी बड़ा कोड है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तब तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा कोड, आप पढ़ो उसकी गेट के लिए, इंजीनियरिंग की सर्विसेज के लिए। एई में आपका पूरा कोड से तो शायद ही नहीं आएगा, कुछ चीजें आएंगी वहां से, मैं बता दूंगा आपको वहां से तैयार करना है। बाकी नोट्स हम बना के ही चलेंगे, पीडीएफ वीडियो वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीएफ दे दिया फिर वो काम नहीं हो पाता ऐसे। ठीक है, भले 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा ही लगे। ठीक है ना, आरसीसी में ऐसा नहीं चलेगा, और सब्जेक्ट में तो फिर भी चलो, अगर डेटा ज्यादा है इसमें कई चीज, ठीक है, और नोट्स अगर नोट डाउन सही नहीं कर रखा है पीडीएफ में, तो मैं तो लिखता भी ऐसा हूँ, समझ में भी नहीं आएगा। पता चल रहा है कुछ और ही लिख दिया तुमने, जो है मैं तुमको बता रहा था किसी और के साथ, मैं तुम्हारे साथ कर जाऊंगा यहाँ पे। तो नोट डाउन करके जाना आप लोग नोट्स यहाँ पे। हाँ जी, हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आपका कंक्रीट जरूरी थोड़ी ना आरसीसी यूज करो वहाँ पे, आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी तो यूज कर सकते हो। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा यूज करेंगे कंक्रीट। न्यूक्लियर रिएक्टर में पूछा हुआ था क्वेश्चन, कहाँ यूज करेंगे? हाँ ठीक है, मैं देखूंगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं है क्वेश्चन आज तक ना। मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन अगर कहीं पर अगर ऐसा है तो।
आज ये तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए जी। रेडियो कौन सा सब्जेक्ट हुआ वो? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे से कंक्रीट का, हाँ कंक्रीट का ही स्ट्रक्चर बनेगा बनने को तो ठीक है, लेकिन कंक्रीट का टाइप्स है ना, पीसीसी आरसीसी। हाँ तो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर आपका ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, पीसीसी यूज कर दिया, आरसीसी यूज ही नहीं कर रहे हो अगर, तो मैं पता करके देख लूंगा आपका, ये बता दूंगा आपको। हो गया ये? डायग्राम दिखा दूं? हाँ बना लो, इसको भी बना लो भाई, डायग्राम को भी। बेसिक मैंने सोचा हो जाएगा कल, 2 टॉपिक और बच गए बेसिक है। कुछ तो काफ़ी रहता है इसमें, लेकिन जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देखें तो फिर और करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। कोड वाले में तेज चलेंगे, पीछे कोड वाला जो आएगा, क्योंकि उसमें बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है, याद करना है तो समझना होगा, मैं समझा दूंगा आपको भाई ऐसे कर आता है, ये ऐसे आता है, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत फास्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना वो चीज़ें, क्योंकि फिर सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना, फिर छोड़ नहीं सकते चीज़ें, छोड़ दिया आपका तो आपका नुकसान है उससे, है ना। तो करेंगे पूरा सिलेबस, बस ये है कि थोड़ा स्पीड में मेरे साथ आप लोग कवर अप करना साथ में, ठीक है। तो स्पीड अगर चलेगी बाद में चीज़ें तो कंप्लीट करना। पहली चीज़ ये है कि देखो, अगर सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपको साथ साथ में चीज़ें, जैसे मैं स्पीड करूँ चीज़ें और साथ साथ में आपको मेंटेन रखनी है अपनी स्पीड भी, तो पीछे का रिवीजन होना चाहिए पूरा। रिवीजन नहीं होगा तो फिर मैं स्पीड चलूंगा, फिर सर से जाएगा पूरा, ठीक है। तो जितना डेली चलता है सब्जेक्ट आपका, वो एटलीस्ट रिवीजन करो आप घर जाके, देखो एटलीस्ट डेटा देख लो, डेटा तो रिवीजन कर लो आपका, ठीक है। तो आपको आने वाले टाइम पे उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख लेना आप लोग खुद ही, आप लोग एनालाइज करोगे कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, चीज़ें रिलेट कर पाओगे आप आगे पीछे, याद हो पाएगा सब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आप रिलेट करवाना है तो रिवीजन जरूरी है सब्जेक्ट का। अदरवाइज ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं है कि एक बार पढ़ दिया, फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर इंसान दोबारा खोल रहा है, नहीं यहाँ से पढ़ना है, अब करता हूँ रिवीजन, बहुत टाइम लगता है ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने में उसके बाद, ठीक है। अभी अभी आप 2 घंटा लगा के जा रहे हो यहाँ पे, घर जाओगे रिवीजन में आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन छोड़ दोगे 20 दिन बाद, आप तो वैसे भी कई लोगों को ये चीज़ आइडिया भी होगा कि सब्जेक्ट आपने पढ़ दिया, उसके बाद आपने 1 महीने बाद अगर उसको खोला तो फिर टाइम लगेगा आपको करने में उसको, 1 महीना नया हो जाता है सब्जेक्ट पूरा हो, ठीक है ना। हो गया ये पूरा? एक काम करिए, हेडिंग डालो फटाफट, 5 मिनट में एक टॉपिक करके जाते हैं। यहाँ पे लिखना आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्टील पढ़ना ही पड़ेगा हमें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील हेडिंग डालिए फटाफट, देखिए इसके बारे में लिखिए, मैं लिखवाता हूँ, जो चीज़ समझानी होगी समझा भी दूंगा यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील में पहला स्टील है माइल्ड स्टील, पहला टाइप डालना माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है। हेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील लिखना, हेडिंग डालना माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की देखिए प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे माइल्ड स्टील की लिखना यील्ड स्ट्रेंथ, यील्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लिखना पॉइंट इसमें माइल्ड स्टील में पहला पॉइंट लिखना ए, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ ये होगी आपकी इक्वल टू, कितनी होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और माइल्ड स्टील को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले वो तो लिख लो, Fe 250 से,
Fe क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आयरन से ही तो निकला है, आयरन का ही एक ग्रेड है समझ लो, ठीक है। होता क्या है, प्योर आयरन जब आपका मिलता है, आपको प्योर आयरन जब मिलता है नेचर में, तो उसमें कार्बन कंटेंट कुछ भी नहीं होता है, उसमें कार्बन ऐड कर करके हम लोग क्या बनाते हैं, उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कार्बन कंटेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है ना। पहले लिख लो, पहले माइल्ड स्टील हो गया आपका, Fe250 इसका ग्रेड हो गया, Fy इसकी होगी 250 न्यूटन पर mm²। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस लिखिए दूसरा इसमें, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ब्रैकेट में लिखना, ये काम आएगा WSM में, ठीक है। WSM की वैल्यू बता रहा हूं मैं, हाँ ब्रैकेट में लिखो WSM, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। WSM में जो आप कंसीडर करोगे, ये करोगे आप सिग्मा ST इक्वल टू हाउ मच, 140 न्यूटन पर mm², 140 न्यूटन पर mm², ठीक है। आया कैसे बोलोगे अगर ये, तो कुछ नहीं करना आपको, 250 में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देनी है 1.8 की, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो उसको 0.55 इंटू 250 से, आपका ये निकल के आ गया 140, ठीक है। हर केस में आपको ये करना है। प्रॉपर्टीज लिखिए इसकी, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज 1 लिखिए, 1 लिखिए प्रॉपर्टीज में, पहला लिखना हाई डक्टिलिटी, हाई डक्टिलिटी, एक बार सारे लिख लेते हैं दो तीन, उसके बाद मैं आपको उसका थोड़ा समझा दूंगा आपको, ठीक है। हाई डक्टिलिटी, दूसरा लिखिए इसमें लो स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ, थर्ड लिखिएगा सुटेबल फॉर, सुटेबल फॉर अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, सुटेबल फॉर अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अर्थक्वेक वाले स्ट्रक्चर में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड लिखिएगा माइल्ड स्टील के बाद दूसरा लिखिए HYSD बार हाई यील्ड, HYSD बार लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना हाई यील्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिख सकता है इसका ब्रैकेट में, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ऑब्लिक करके लिखिए CTD बार्स, ऑब्लिक करके CTD बार्स, यानी HYSD और CTD बार्स के लिए जो लिखाने जा रहा हूँ सेम प्रॉपर्टी है, HYSD और CTD बार, CTD बार, ठीक है। ये आपका हो गया, हेडिंग आपकी ये बनेगी, ठीक है। इसमें लिखना पहला पॉइंट, वही पहला पॉइंट में आपका वही आएगा, F ग्रेड इसका क्या होता है, दो ग्रेड में आता है ये, पहला Fe415, दूसरा Fe500, तो पहला ग्रेड लिखिए आप Fe415, इसके अंदर लिखिए पहला ग्रेड Fe415 HYSD बार में या CTD बार में, ठीक है। ये बार क्या होते हैं कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। HYSD बार, CTD बार आप कल पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा। Fe415 में पहला लिखना यील्ड स्ट्रेंथ, वही लिखो फटाफट लिखते जाओ जो पॉइंट लिखे हुए हैं, यील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू Fy इक्वल टू लिखना अपना, बार बार यील्ड स्ट्रेंथ मत लिखना, Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST इक्वल टू 230, यस आप अगेन 1.8 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 230 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो लिखिए इससे 230 न्यूटन पर mm²। प्रॉपर्टीज लिखिए इसमें, प्रॉपर्टीज लिखिए, पहला लिखिए लो डक्टिलिटी, लो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज में फटाफट लिखो, हाँ स्पीड अपनी ऐसी रखो, मेरे मुंह से बोलने से पहले लिख दो। पहला लिखो लो डक्टिलिटी, दूसरा लिखिए हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, ये दो ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अर्थक्वेक में यूज नहीं करेंगे अगर डक्टिलिटी कम होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड ग्रेड लिखिए इसमें Fe500, अगला ग्रेड लिखिए Fe500, Fe500 के लिए आपका यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है 500 न्यूटन पर mm², और सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है 275 न्यूटन पर mm²। यानी हो क्या रहा है, ये सिग्मा ST निकाल के समझ रहे हो आप लोग। देखिए यील्ड स्ट्रेंथ तो आपकी 500 है, लेकिन डिजाइन पर्पज हम लोग यूज करेंगे 275 उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। यही चीज है, आप लोग उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 500 की, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं 275 फॉर, और 275 हमने कम क्यों किया इसको, फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एडिशनल सेफ्टी, सिंपल सी बात है। जो यील्ड लोड होता है, हाँ हमेशा वर्कलोड से ज्यादा होता है, यील्ड लोड आपका, मतलब वर्कलोड कम ही होता है, यील्ड लोड आपका यील्ड लोड आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वर्किंग लोड, यस। हाँ हमें हमेशा कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो जो वर्किंग लोड होगा यील्ड लोड से कम रखना है, यस WSM में, हाँ वो हाँ ठीक है फिर, हाँ ये चीज है, ये चीज अभी WSM में पढ़ोगे आप, WSM अभी आने दो उसको। Fy
उसके बाद सिग्मा एस टी के लिए, फिर वो बोलते हैं कि नहीं भाई सिग्मा एस टी के लिए भी नहीं, कल डिस्कस करेंगे उसको आप, ठीक है, प्रॉपर वे में। ये हो गया Fe 500। प्रॉपर्टीज लिखिए इसमें, पहला लिखिए वेरी हाई स्ट्रेंथ, वेरी हाई स्ट्रेंथ, एक ही प्रॉपर्टी है, ये लिखिए बस, वेरी हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, वेरी हाई स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी यहाँ पे, Fe 500 की, ठीक है। अब देखिए जो चीजें मैंने बताई आपको, पहला मैंने बताया कि जो Fe है वो इसलिए यूज किया हमने क्योंकि ये सारे आयरन से ही निकले, जो भी स्टील आपकी निकली है आयरन से निकली है, पहला तो। दूसरा आपका मैंने बताया Fy और सिग्मा एस टी का यूज। Fy क्या है, वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, जहां से उसमें फेलियर स्टार्ट होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ है। सिग्मा एस टी क्या है इसमें, सिग्मा एस टी आप डिजाइन स्ट्रेंथ यूज करोगे, कहाँ के लिए, ये WSM के लिए, LSM में आपका यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो सिग्मा एस टी ये WSM के लिए लिखा रखी मैंने, 2 पॉइंट हो गए। देन उसके बाद आपका जो माइल्ड स्टील है उसकी डक्टिलिटी हाई होती है, बोला मैंने, क्यों, देखिए होता क्या है, कार्बन कंटेंट का डक्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन कंटेंट का डक्टिलिटी पे इफेक्ट, देखिए अगर कार्बन कंटेंट कभी भी, कार्बन कंटेंट ये चीज आपने पढ़ी है, कार्बन कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, डक्टिलिटी हमेशा, हाँ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी आपकी रिड्यूस होगी, ठीक है। अगर डक्टिलिटी रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली बात है हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ रही है उसमें, है ना, तो हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आपकी इंक्रीज होगी, हार्डनेस ऑब्लिक ब्रिटलनेस दोनों इसकी इंक्रीज होंगी, ठीक है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज होंगी, ठीक है। देन अब क्या होगा, अगर आपका कार्बन कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा होगा इसमें, लेकिन एक बेनिफिट होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो आप कल क्वेश्चन पूछे थे कि Fe415 का फिर उस केस में क्यों होता है, पहली बात तो वो वाला चीज वही था कि मैंने आपसे नहीं बोलता कि डक्टिलिटी ही एक आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए क्राइटेरिया है, वो नहीं है, पहली बात तो जस्ट ये देखा गया है कि डक्टिलिटी बढ़ेगी तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात जो मेन क्राइटेरिया है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का, दैट इज द कार्बन कंटेंट, ठीक है। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब है डक्टिलिटी घट रही है उसकी, डक्टिलिटी घटना मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी घटना उसका, अब उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा वो, ठीक है। और हार्डनेस और ब्रिटलनेस इस केस में क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, टोटल अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, दो स्ट्रेंथ निकलती ना, अगर माइल्ड स्टील का कर्व आपने पढ़ा होगा तो एक तो ये निकलेगी, दूसरी ये निकलेगी, यहाँ पे जो निकलेगी यील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आपकी, अच्छा अपर बोला आपने, ये कहाँ पे निकलती है यील्ड स्ट्रेंथ, अपर में लेते हैं या लोअर में, लोअर में भाई, अपर में क्यों नहीं लेते हैं, हाँ स्टार्ट हुआ वहां से, ठीक है। और उसके अलावा मेन रीजन, ये भी रीजन नहीं है। अगर एग्जाम में आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि ठीक है भाई आपने यील्ड स्ट्रेंथ लिया, यील्ड स्ट्रेंथ आपने बोला कि लोअर वाले से लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ अपर से क्यों नहीं लेते हैं, आप लोगों को पढ़ाया था शायद, क्या, देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका नहीं लेने का रीजन क्या है, जो आपका ये अपर यील्ड पॉइंट होता है ना, अपर यील्ड पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होता है, मतलब अगर आपने रेट ऑफ लोडिंग बढ़ा दी घटा दी तो अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट आपका क्या होगा, घटता बढ़ेगा। अभी आपका अगर अपर यील्ड पॉइंट 250 में आया, आपने लोड बढ़ा दिया तो ये 260 चले जाएगा, लेकिन लोअर यील्ड पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट है, आपका 260 भी जाए तो आएगा वो, आपका रिलैक्स होकर आपके आइटम्स आपको उसी में पहुंचेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जो Fy कंसीडर करते हैं वो हम लोग लेते हैं लोअर यील्ड पॉइंट से, भले ही हम लोग बहुत जगह दिखाते हैं अपर से, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजन, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी अगर आपका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, तो ये रीजन हो गया आपका इसका, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा है वहां पे कि अगर आपका डक्टिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो अर्थक्वेक की वजह से उसमें फेल होने के चांसेस कम रहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसको लिखिए कार्बन कंटेंट का इफेक्ट जो लिखा है सामने, जिसको नहीं आता है तो ये चीज आप लिख लो, कार्बन कंटेंट का, ये एग्जाम में पूछता है आपसे कि कार्बन कंटेंट अगर बढ़ेगा तो हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और पूछेगा आपसे उसकी डक्टिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। टाइम तो हो गया, ठीक है। ठीक, बाकी देखते हैं फिर कल, ठीक है ना, इससे आगे का जो भी है। एक बार और है TMT बार है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे कल इनिशियल में, हाँ ये कल ही आएगा, कल का ही टॉपिक है, कोल्ड डिफॉर्म्ड ट्विस्टेड बार, ठीक है। और एक चीज मैं बताने वाला था वही भूल गया मैं, माइल्ड स्टील और HYSD बार में स्ट्रेंथ हाई क्यों होती है, ये भी रीजन है,
इसका रीजन है आपका, आपने पढ़ा होगा कोरोगेशन पढ़े हैं आपने, यहाँ पे कोरोगेशन इफेक्ट पढ़ा है। देखिए होता क्या है, ये आपका प्लेन बार है, प्लेन बार ऑब्वियसली बात है ये प्लेन ही रहेगा। अगर मैं बात करूं HYSD, जो भी डिफॉर्म्ड बार्स हैं, जहां पे भी डिफॉर्म्ड लग गया वहां पे आपके ये आपके कोरोगेशंस रहते हैं, ऐसे कुछ बार्स आपकी प्लेन नहीं रहती है, कोरोगेटेड बार बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो जब कोरोगेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो ग्रिप काफी अच्छी बन पाती है, तो ग्रिप अच्छी बनेगी तो स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का एक ही कार्बन कंटेंट, एक ही डक्टिविटी, बहुत से क्राइटेरिया हैं जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी HYSD बार की, ठीक है ना। तो इसका आप बॉन्ड वाला जब यूनिट पढ़ोगे तो वहां पे इसका काफी यूज होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना HYSD बार ये होती है, तब हम डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है। तो इससे इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करते हैं, बेसिक जो भी बचा है उसके बाद अगर टाइम मिलेगा कल से तो हम लोग WSM भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।